नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। 28 मई के ऐतिहासिक दिन भारतवासियों को अपनी खुद की नई संसद मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया और इसी संसद भवन में अखंड भारत का एक भित्ति चित्र भी लगा हुआ है, जिसको लेकर नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने आपत्ति जताई है। देखिए रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने गुलामी की कई जंजीरों को तोड़ा है और इसी तहत देश ने 96 साल पुराने यानी कि ब्रिटिश काल में बने संसद भवन को फेयरवेल दे दिया है। अब आत्मनिर्भर भारत की पहचान बना नया संसद भवन देश और दुनिया को भारत के मजबूत लोकतंत्र की गाथा कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को संसद में नए भवन का उद्घाटन कर राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। लोकतंत्र के इस मंदिर में पवित्र सेनेगल के स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया। ये भवन आधुनिक भारत की पहचान तो है, इसमें सभी मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी किया गया। बता दें कि इससे पहले भी केंद्र सरकार ने गुलामी की याद दिलाने वाले राष्ट्रपति का नाम बदलकर कर्तव्य पद रखने का फैसला आजाद भारत को उसका हक दिलाया और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते हैं, मुक्त भारत को नवीन प्राण चाहिए। आजादी का ये अमृत काल देश को नई दिशा देने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृत काल है। इस अमृत काल का आह्वान है, इस अमृत काल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को, मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। भारत को मिले नए संसद से जहां एक और भारत के 142 करोड़ देशवासी जश्न मना रहे हैं, तो वहीं कुछ पड़ोसी देशों के पेट में दर्द हो रहा। इन देशों में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश शामिल है। दरअसल नए संसद भवन में एक विविध चित्र लगाया जिसमें अखंड भारत का नक्शा कहा जा रहा है। इसमें गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लोबनी से लेकर पुरुषपुर, सोबीर और उत्तराप्रस्थ जैसे प्राचीन शहर दिखाए गए। वर्तमान में ये नेपाल और पाकिस्तान का हिस्सा है। नक्शे पर बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान ने नाराजगी को जाहिर किया। पाकिस्तान ने ये कहा कि भारत का ये कदम विस्तारवादी सोच को दर्शाता है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इस नक्शे पर भारत के स्पष्टीकरण की मांग मांगी। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने इसके विरोध में अपनी ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगाया। आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि भारत का अखंड भारत के रूप में कैसे विस्तार हुआ था। मौर्य वंश के समय पश्चिम में पारस यानी कि ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तक फैला था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा ननानंद को हराया और खुद मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठे। इसके बाद विश्व विजेता सिकंदर के कब्जे वाले क्षेत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य ने कब्जा कर लिया। 305 ईसा पूर्व सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में चंद्रगुप्त जीत गया। चंद्रगुप्त ने कूटनीति संधि के लिए सेल्यूकस की बेटी हेलन से शादी कर ली। चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार और पोते अशोक ने पूर्वी तट पर स्थित कलिंग और दक्षिण तट पर स्थित तमिल राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत अखंड भारत के कई अरब और ब्रिटिश जैसी सल्तनत ने हमला कर शुरू कर दिया, जिसका परिणाम ये रहा कि अखंड भारत धीरे धीरे खंड खंड होता चला गया और आज जो भारत का नक्शा दिखाई देता है वो केवल भारत ही बचा है। 185 ईसा पूर्व मौर्य समाज का पतन होना शुरू हुआ। इसके बाद से ही अखंड भारत बिखरना शुरू हो गया। शांग, किंग, शक, सातवाहन, कुषाण, चोल, चेर और पांडे साम्राज्य का उदय होने लगा। अखंड भारत में चोल और पांडे साम्राज्य का हिस्सा रहा श्रीलंका साल
1310 ईस्वी के बाद आजाद हो गया। 1870 ईस्वी में अफगानिस्तान पर अरब सेनापति याकूब एलिस, फिर मुगल और अंत में ब्रिटिश ने राज्य किया, जिस पर अभी तालिबानों की हुकूमत चल रही है। ब्रिटेन ने 1907 में भूटान को अखंड भारत से अलग कर वहां उगियन वाकचू के नेतृत्व में राजशाही की स्थापना की। फिर 1937 में बर्मा भी भारत से अलग हो गया। 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग के बाद बांग्लादेश भी एक अलग देश बन गया। भारत का आज का जो नक्शा हम देखते हैं वो नक्शा ही आज भारत है, लेकिन जिस जमाने में ईरान तक हमारी सीमाएं फैली थी, अब नए संसद भवन भी बने, विविध चित्र में पड़ोसी परेशान है। लेकिन उन्हें ये याद रहना चाहिए कि भारत की नीति कभी तलवार और हथियार को लेकर दूसरे की जमीन हड़पने की नहीं रही। हमारी नीति वसुदेव कुटुंब की है, जिसका उदाहरण हाल ही में G20 देशों के समिट में देखने को मिला। हमारी विदेश नीति में भी पड़ोसी प्रथम की नीति हमारी पड़ोसियों के प्रति प्यार को दर्शाती है, लेकिन इन देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के बैठकर इस मुद्दे पर सोचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट TNP न्यूज़।